नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पूर्व वीडियो में अध्ययन किया कि फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे वह किस प्रकार से रहे तथा उसका किस तरीके से विस्तार रूप में अध्ययन हो सकता था, तो आज हम आप चर्चा करेंगे रूस की क्रांति से संबंधित विषयों पर, जो कि रूस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं और कुछ प्रश्न भी हैं जिसको हम आप इस पर डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को बहुत अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा एक दूसरे से इस पर चर्चाएं करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली बात आती है, एक पहला पॉइंट है रूढ़िवादी। ये ऐसे लोग होते थे जो परिवर्तन का विरोध करते थे। कंजर्वेटिव लोग होते थे जो परिवर्तनवादी, जो रेडिकल लोग होते थे उनका विद्रोह करते थे, जो एक ही नियमों को बहुत ही जटिलता के साथ लागू करते थे और दूसरे का विद्रोह करते थे, उनको रूढ़िवादी कहा गया। दूसरी बात आती है उदारवादी। उदारवादी वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते थे, उनको उदारवादी लिबरल्स कहा गया। मजदूर या जो बहुत परिश्रमी हुआ करते थे उनको इस तरीके से कहा गया। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, उसको रेडिकल यानी परिवर्तनवादी लोग कहते थे, जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। चौथा समाजवाद। ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, यानी सामाजिक परिवर्तनों को दूर करने की जो क्रियाएं होती हैं, और ऐसे लोगों को समाजवादी लोग कहा जाता है, और उस प्रक्रिया जो जन्म लेती है उस प्रक्रिया को ही समाजवाद कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है निरंकुश राजशाही। जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके उसको निरंकुश राजशाही कहते हैं। राजा का बिना रोक टोक शासन करना ही निरंकुश राजशाही कहलाता है। छठा है जादीदी। जादीदी का अर्थ है रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। ये लोग जो थे उनको जादीदियों, हम वर्तमान में जैसे कहते हैं कि यह ग्रुप है किसी भी धार्मिक पूरापंथियों का, तो उसको जादीदियों कहा गया था पूर्व में। जैसे आप कुस्तुनतुनिया घटना पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मुस्लिमों का संगठन था, इनको तुर्कों के अनुसार धर्म परिवर्तन में आपने देखा था। तो ऐसे रूस की क्रांति में जादीदियों का एक समुदाय था जिसको रूसी साम्राज्य में मुस्लिम सुधारवादी के तहत देखा गया। सातवीं बात निकल कर आती है उदारवादी। सातवीं हेडिंग में आप समझेंगे कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। उदारवादी जो रेडिकल या परिवर्तनकारी लोग थे, जो एक ही धर्म को न मानकर सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे, उनको उदारवादी कहा गया, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रमुख माने गए। आठवां है रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुत मत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। नौवां है रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के धीमी गति से पक्षधर थे। रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के धीमी गति से पक्षधर करता है कि जो रूढ़िवादी प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन की जो विचार गति धीमी है उसके पक्षधर थे। 10वां है औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया था। कारण यह था कि रूस की क्रांति जो घरेलू प्रवृत्तियों से जन्म ले रही थी, उसके विद्रोह में जब सामाजिक तथ्यों के अनुसार लोगों ने उसका विद्रोह किया और आने वाले समय में उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसमें औद्योगिकरण के कारण भूखमरी फैल गई। औद्योगिकरण नहीं था, तो बाद में जब औद्योगिकरण आया तो उसमें स्त्री पुरुषों ने सब ने मिलकर मजदूरी करने के लिए कंपनियों में, औद्योगिक केंद्रों में जाकर शरण ली, और उसमें उन्हें 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था। दिन और रात दोनों पालियों में वहाँ पर रूस में
यह औद्योगिकरण चलता था। 11वां आप समझ पाएंगे बात, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया था। वोट डालने का अधिकार यानी जो वोट पड़ता है उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, न ही बड़े बच्चे उसमें शामिल थे। तो उसमें 18 वर्ष के पूर्व जो थे उनको शामिल नहीं किया गया था। तो उसमें आगे चलकर 18 वर्ष से जो आगे निकल गए हैं एज में, उनको शामिल किया गया। इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। इसी के लिए एक मताधिकार आंदोलन चलाया गया था। 12वां पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस और जर्मनी दो प्रमुख गुट में बंट गए थे और उनके साथ कई लोग भाग ले रहे थे। 1905 की क्रांति 13वां पॉइंट है। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना होती है। 1905 में एक शीश महल के सामने ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही शांत जुलूस जा रहा था। उस शांत भरे जुलूस के ऊपर रूस के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि लाठियां बरसा दी और कुछ गोलियों के द्वारा मारे गए, जिससे इस घटना को रविवार के दिन 1905 में ही खूनी रविवार के नाम से जाना गया। 14वें पॉइंट में समझेंगे आप कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। यानी जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें वे केंद्रीय शक्तियों में आते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियां। कहने का अर्थ है ये जर्मनी जो था ये दूसरा ग्रुप था और फ्रांस दूसरा ग्रुप था। तो जर्मनी के ग्रुप में जो सेंट्रल यूनिटी में आता है, सेंट्रल पावर में कह सकते हैं, तो वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय ये सब बन गए थे। उसमें इन सभी ने मिलकर एक केंद्र बनाया था। जो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आटा दो ग्रुप थे, जिसमें धुरी राष्ट्र जिसको हम कह सकते हैं जर्मनी की तरफ से था और मित्र राष्ट्र जो था वो फ्रांस की तरफ से था। 15 में आप समझेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मित्र राष्ट्र थे। 16वां है, रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा एक संसद का नाम है। जो रूस में 1917 में क्रांति हुई थी तो ड्यूमा संसद को बर्खास्त कर दिया गया था। ये मुख्य पॉइंट है जिसको याद करने योग्य बात है। 17वां है, लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। लेनिन एक बहुत ही विशेष प्रकार का क्रांतिकारी था। 2 दल थे, एक था मेंशेविक और एक था बोल्शेविक। तो जो मेंशेविक दल का था वह प्रमुख रूप से लेनिन को माना गया। इस तरीके से उसमें थीसिस, अप्रैल थीसिस के नाम से उसको जाना गया, जो 3 मांगे थी। जार राजा ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी थी। जार वंश जो था, जार वंश का ही वहां पर सम्राट था और जार वंश के सम्राट के द्वारा वहां पर 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ने की बात याद है, क्योंकि आप समझेंगे कि मेंशेविक और बोल्शेविक दल में टकराव हो गया था। तो लेनिन जो था वो किस तरफ से था? मेंशेविक दल से था। अब बोल्शेविक दल का दूसरा लीडर। तो अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक व आंतरिक सरकार में टकराव हुआ, जो कि 19वां पॉइंट आप समझ पा रहे हैं। 20 अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस गृह युद्ध की चपेट में आ गया। जब उसके यहाँ एक अक्टूबर क्रांति ग्रसित हुई, जिसमें संपूर्ण दल समुदाय ने मिलकर सम्राट जार वंश के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे क्या हुआ कि गृह युद्ध, आपस में ही टकराव हो गया और उसकी घरेलू क्रांति का जन्म देखने को मिला। 21वीं पॉइंट में समझिए, स्टालिन ने सामूहिकीकरण का सिद्धांत अपनाया। स्टालिन जो था, स्टालिन एक प्रकार का वहाँ का बहुत ही बेहतर तरीके से क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो उसने सामूहिक सबको एक साथ जुटा करके और फिर जो राजतंत्र था उसका विद्रोह करने का कार्य किया। 22वें पॉइंट में समझिए, रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में समाजवाद तेजी से फैला। सामाजिक गतिविधियां ज़्यादा तेजी से जन्म लेती हैं, क्योंकि उसमें लोगों के अंदर यह भावना उत्पन्न हो गई कि हमें अपने देश के लिए रक्षा करना है और देश के लिए लड़ना है और लोकतंत्रवादी प्रक्रिया को लागू करना। इसलिए समाजवाद बहुत तेजी से फैलता है। 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में
23वां पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वहां समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो गतिविधियां तैयार की गई थी राजा के विरोध में, वह यह थी कि बहुत अधिक मात्रा में वहां पर आज भी देखें तो कृषक माने जाते हैं, जो 85% से भी अधिक हैं जो कृषक हैं, जो कृषि पर निर्भर हैं। भले ही भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता हो, परंतु वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि इस पर निर्भरता की बात कही जाए। अब भारत में अगर निर्भरता की आप बात करेंगे तो 50 से 55% ही कृषि पर निर्भर माने जाते हैं। अब आप समझेंगे अंकों के बारे में, जो 1 या 2 अंकों के प्रश्न इसमें आप पढ़ते हैं। पहला है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर निकलेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक विचारधारा के प्रमुख संपादक भी माने जाते हैं, एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। तो ये साम्यवादी जो विचारधारा वहाँ जो समान रूप सबको लेकर चलने वाली थी, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया? आर्थिक नीतियां जिसमें लागू की गई, जिससे पूरे देश का कुछ उद्धार हो सकता था, तो उसमें थे लेनिन थे। लेनिन जो है मेंशेविक दल के प्रमुख माने जाते थे। अगला प्रश्न है इसमें, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो 1905 की जो अक्टूबर क्रांति थी उसको खूनी रविवार के नाम से जाना गया। अक्टूबर की क्रांति में खूनी रविवार की घटना को उसको देखा गया। चौथा है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो जार वंश के जो शासक थे उनको रूस का शासक मान लिया गया। रूसी इतिहास की किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में माना जाता है? तो 22 फरवरी की एक घटना घटित हुई थी, उसको रूसी इतिहास में महिला दिवस, क्योंकि उसमें महिलाओं ने अपना बहुत ही अहम योगदान दिया था। फिर अगला प्रश्न आता है कि 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो पेट्रोग्राद यह एक ऐसा स्थान है जहां पर अक्टूबर की क्रांति घटित हुई थी और ये घटना हुई थी। आगे है, रूस की संसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा था, यह भी आपने पढ़ लिया होगा। मेंशेविक और बोल्शेविक के नेता कौन से थे? तो मेंशेविक केरेंस्की था और बोल्शेविक का लेनिन माना जाता है। मेंशेविक दल का केरेंस्की और बोल्शेविक दल का लेनिन ये लीडर थे। पहले क्या था कि मेंशेविक और बोल्शेविक दोनों दल एक ही थे, बाद में दोनों बंट जाते हैं क्योंकि क्रांतिकारियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए मेंशेविक दल का केरेंस्की और बोल्शेविक दल का लेनिन माना गया। प्रश्न संख्या 9, रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया? तो 2 मार्च 1917 ईस्वी को रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दे दिया था। कुलक कौन थे? कुलक ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसानों को कहा जाता था, जो संपन्न किसान वहां कर थे रूस के, उनको कुलक कहा गया, यानी धनी किसान जो थे। यहाँ पर आप 11वां प्रश्न समझेंगे कि रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? रूस में सामूहिक खेत को कोल खोज कहा जाता था। इस तरीके से आपके 11 प्रश्न जो हुए, जो 1 या 2 नंबर के थे। अब आप लघुत्तरी प्रश्न समझेंगे, लघुत्तरी अभी आपने समझा। चलिए प्रारंभ करते हैं, जो 2 या 3 नंबर के आते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1905 के पहले, जब 1905 में खूनी रविवार घटना नहीं घटित हुई थी, उसके पहले के वहाँ हालात कैसे थे? तो इस प्रकार से थे। पहला इसमें है उत्तर में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। जो ग्रामीण दशा थी वह किस प्रकार से थी कि सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत अधिक था और मजदूर, अभिजात वर्ग भी बहुत अधिक था। चर्च में यानी लोग चर्च में भी बटे हुए थे, नहीं वो उच्च वर्ग के जो कुलीन थे, सामंत थे या पादरी थे, ये इसमें बटे हुए थे। दूसरा है, लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी थी। कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिक थे, मालिकों का अधिकार था। तीसरा है, मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं थी वे शासन में यानी मतदान नहीं कर सकती थी या किसी पद पर आसीन नहीं हो सकती थी, ना ही मजदूरों को ये चीज़ें दी गई थी। जो बहुत ही भूमिहीन थे या किसानों में, उनको भी मतदान करने का अधिकार नहीं था।
दूसरा प्रश्न है 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? तो आप समझें कि 1917 की जो बात आती है उसमें 70 लाख रूसी मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरी बात आती है कि सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वह युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। कारण यह था कि जो सैनिक थे वे एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में साधारण लोग मारे जा रहे थे, जो एक सामुदायिक कह सकते हैं कि क्षेत्रीय लोग थे, और किसी भी देश की सामान्य जनता जो थी वह मारी जा रही थी। इसलिए उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार डालने से मना कर दिया, युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। और तीसरा पॉइंट है फौज और सैनिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया तथा जार के शासन का अंत कर दिया। जार का खंडन हुआ और फौज तथा सैनिकों ने पेट्रोग्राद, जो पेट्रोग्राद नामक स्थान है, वहां पर सोवियत संघ का निर्माण कर दिया। सोवियत संघ का अर्थ है कि उसमें कई देशों के साथ ले लिया गया और एक संगठन का निर्माण किया गया। तीसरा प्रश्न आता है इसमें स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था? स्टालिन जो था वहां पर एक बहुत ही विशेष रूप में कह सकते हैं कि एक तानाशाह के रूप में भी आगे आया है। तो रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर में आप समझें कि रूस में जो अनाज की कमी थी, तो छोटे छोटे खेत में बटे हुए सब लोग, तो फिर उसे उसको स्टालिन ने क्या किया कि फिर से सभी किसानों की जमीन को लेकर एक करके खेती करने का काम प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हो जाए कि जो अनाज की कमी है वह पूर्ण हो जाए। दूसरा है छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को छोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। यानी जो छोटे छोटे जमीन थी कम भाग में, उसको इकट्ठा करके एक विशाल फार्म बना दिया गया था, जिससे लोगों को एक साथ खेती करने में आसानी हो। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकरण की प्रक्रिया कहलाई, कि बड़े बड़े भूभाग जो है उनको जोत लिया जाए और एक कर लिया जाए। चौथा है लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? जो बोल्शेविक दल का लीडर था उसकी क्या थीसिस थी? तो चौथा है युद्ध समाप्त कर दिए जाए, इसमें उत्तर के रूप में है चौथे प्रश्न का, युद्ध समाप्त कर दिए जाए। दो था जमीन किसानों को दे दी जाए। तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि लोगों को किसानी करने में, कर्ज लेने में या फसल को उगाने में समस्या न हो। ये आप 4 प्रश्न लघु उत्तरी में समझे। अब आप विस्तृत उत्तरी में कुछ प्रश्नों को समझेंगे, इसमें से 5 या 6 अंक के आते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको प्रश्न तैयार करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही ये आधारित है, जो कि परीक्षा में सामूहिकरण रूप में या इसमें से या किसी और में से ना लेकर आप इसमें से प्रमुख अध्ययन करेंगे, जिसमें से आपको एक लाभ होगा कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसमें उत्तर आप समझेंगे कि नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्रीयकरण की नीति इसलिए अपनाई गई जिससे किसानों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान हो सके, उनको अनाज के लिए या फसल उगाने के लिए, किसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण के लिए, सब के लिए उनको धन कर्ज के रूप में मिल सके, और समय पर उनको अधिक कर न देकर कम कर पर अपना पूरी धन संपत्ति जो भी लिए हैं कर्ज के रूप में अदा कर सके। तीसरा है निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। जो राजाओं के द्वारा तमाम प्रकार की उपाधियां दी गई थी उसको सब खत्म कर दिया गया, उस पर सम्राट की जो भी नीतियां पहले लागू की गई थी जार वंश की सब समाप्त कर दी गई। चौथा है व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जो व्यापारिक क्रियाएं थी, जो संघ बनाया गया था, उसके ऊपर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अंत में जो बोल्शेविक दल का लीडर लेनिन था, केरेंस्की तो बाद में भागी जाता है छोड़कर, तो बोल्शेविक दल का केवल लेनिन बनता है, जिसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी आगे बहुत विशाल गति से आगे बढ़ती है, तेज गति से, और उसमें लेनिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।
दूसरा प्रश्न है इसमें, रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े उनका वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसी क्रांति से विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। रूस के ऊपर तो पड़ा ही, पूरे के पूरे यूरोप में और पूरे विश्व पर उस क्रांति का क्या प्रभाव देखने को मिला, ये जानने की बात है। उत्तर है, रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में कृषकों का सम्मान बढ़ गया। कहने का अर्थ है कि किसानी पद्धति को इतना ज़्यादा सजग बना दिया गया कि लोगों ने उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने देशों में नीतियों को लागू किया। अगर उदाहरण के तौर पर हम भारत में बात करें तो आप समझेंगे कि हमारे भारत देश में किसानों के लिए कई प्रकार के चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें आप वर्तमान में केसीसी कह सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें बहुत ही कम ब्याज दर पर लोगों को कृषि कार्य करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना या कई प्रकार की चीज़ें लागू की गई हैं, ये एक उदाहरण है उसी समय का। उसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितनी सुविधाएं देखने को मिली। इसमें आप समझेंगे कि हरित क्रांति से लेकर और कई क्रांतियों का जन्म हुआ था। तो ये एक दूसरे का उदाहरण ही समझ सकते हैं। तीसरा है, रूसी क्रांति के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूंजीपति थे, बड़े धनाढ़ थे, उनके बीच में और जो कम धनाढ़ थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उनके बीच में एक संवैदिक प्रक्रिया जन्म लेती है और संघर्ष देखने को मिला। चौथा इसमें देखेंगे आप कि अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है, और सही भी था ये कि अगर रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पाएगा तो क्या उसमें बड़े पूंजीपतियों को क्या लाभ देखने को मिलेगा। बड़े पूंजीपति किस लिए हैं, बड़े पूंजीपतियों को हम क्यों सम्मान करें, इसलिए एक दूसरे में संघर्ष छिड़ गया। तीसरा है, खुई रविवार से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर समझिए, रूस के जार का शासन अत्याचारपूर्ण होना, ये एक प्रमुख कारण है कि उसमें जार वंश ने अत्याचारपूर्ण तरीके से अपना शासन वहां पर किए हुए थे। दूसरी बात निकल कर आई, जनवरी 1905 में एक रविवार को लोग जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न किया। जार वंश का जो सामुदायिक था उससे अपनी गतिविधियों को तय करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए कि हमें कौन सी मांगे प्रस्तुत करना है, याचिका के रूप में देना है जार समुदाय के लिए। तो वहां पर हुआ क्या कि बहुत अधिक मात्रा में लोग इकट्ठा हुए, तो उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। इसी को खूनी रविवार के रूप में माना जाता है, जो कि जार वंश ने एक बहुत ही कत्लेआम करने की प्रयास किए। तीसरा है, मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला, यानी ना मिलना। पहले तो कहा ठीक है आप इकट्ठा हुए हम मिलेंगे, फिर महल से वह बात निकल कर आई कि लोगों से नहीं मिलेंगे और उनके ऊपर हमला करवा दिया, जिसमें बहुत अधिक लोग मारे गए। चौथे पॉइंट में समझेंगे कि 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए, जब एक उनके ऊपर इस घटना खूनी रविवार के तहत यह घटना देखने को मिली, तब लोग बहुत अधिक मात्रा में घायल हुए। 5वें पॉइंट में दिया गया, इसी घटना को खूनी रविवार माना जाता है। चौथा प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों के क्या हालात हुए। 1917 ईस्वी में ये देखने को मिला कि इस क्रांति से रूस जो है श्रमिकों के ऊपर क्या प्रभाव मिला। हाँ, तो इस तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर प्रारंभ देखने को मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र के विकसित हो रहे चीजें देखने को मिलती हैं। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखाने में खड़ा कर दिया। काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती गई। चौथे पॉइंट में वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या थी। 5वें प्रश्न में देखेंगे, अक्टूबर क्रांति क्या है। यह क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली। वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। चौथा है, अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया, शासन लेनिन के हाथ में आ गया। छठा है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जागीरें छीन ली गई, किसानों में भूमि बांट दी गई। दूसरा है, उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण कर लिया गया। तीसरा, विकास के लिए आर्थिक नियोजन चालू कर दिए गए। चौथा पॉइंट है, साम्राज्यवाद का अंत हो गया। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1550 से 1880 के बीच में रूस में समाजवाद पर चर्च का निर्माण। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हो गई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति घटित हुई। 1917 में 2 मार्च जार द्वारा त्यागपत्र। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 से 20 में गृह युद्ध। 1919 में कामिंटन का गठन। 1929 में सामूहिकरण का प्रारंभ। ये समझ बातें देखने को मिली। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आगे चलकर हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।